तो देखो बच्चों लोग, आज हम लोग करेंगे डी एंड एल सिस्टम। आर एंड एस सिस्टम हम लोगों ने सीख लिया था, और साथ में हम लोगों ने ये भी सीख लिया था ऐसे मॉलिक्यूल, मतलब हम लोगों ने ऐसे मॉलिक्यूल भी देख लिए थे जहाँ पे कायरल कार्बन तो नहीं था, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव था। अब हम लोग आते हैं डी एंड एल सिस्टम पे। तो देखो सबसे पहले ये जो सिस्टम, ये कॉमन नेमिंग का सिस्टम है, और ये एक्चुअल में स्पेशली आपका जो शुगर्स होते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं, लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इन पे यूज होता है, या फिर जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं उन पे यूज होता है। तो इसको पहले लिखते हैं, लिखो डी एंड एल सिस्टम नोमेनक्लेचर आर स्पेशली used in amino acids and different form of sugar। तो जो शुगर के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, उसमें यूज होता है। हम लोग आगे चल के एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम होगा बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में हम लोग क्या होगा कि आर एंड एस का यूज कम करेंगे एंड डी एंड एल सिस्टम का यूज ज़्यादा करेंगे, जैसे डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज, ऐसे कुछ नेमिंग होगी। तो ये मेनली वहाँ पे किया जाता है। अब देखो है क्या कि जो डी एंड एल सिस्टम का जो ओरिजिन है वो एक्चुअल में इस मॉलिक्यूल से हुआ। मतलब कि एक मॉलिक्यूल था ये जो लिखा हुआ एक्चुअल में, मतलब कि ये जो नेमिंग जो है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से कहानी चालू हुई इसकी, तो वो एक्चुअल में इस मॉलिक्यूल से, जिसका नाम है ग्लिसर एल्डिहाइड। अरे आप लोगों को याद होगा ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल बताए थे, ग्लिसरॉल। अगर CH2OH, CHOH और CH2OH होता है तो वो ग्लिसरॉल था, और यहाँ पे हमने एक को एल्डिहाइड कर दिया तो ये ग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो भी कहानी है एक्चुअल में वो इसी मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने क्या देखा नेचर में कि इसके दो फॉर्म मिलते हैं, मतलब कहानी जो स्टार्ट वो इसी से। हम लोगों ने देखा कि नेचर में इसके दो फॉर्म मिलते हैं, एक ये और दूसरा ये। तो ये दो फॉर्म में मिलता है। तो हम लोगों ने बोल दिया कि जब OH जब राइट साइड होगा तो हम लोगों ने इसको बोला D, और जब OH जब लेफ्ट साइड होगा तो हमने इसको बोला L। तो मतलब कि हमने क्या देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है ग्लिसरल एल्डिहाइड, ये नेचर में दो फॉर्म में मिलता है। जब OH जब राइट साइड था तो हमने उसको D बोला, जब OH जब लेफ्ट साइड था तो हमने उसको क्या बोला, हमने उसको L बोला। कई बार ये D को प्लस भी लिखा जाता है, मतलब राइट साइड है तो, और लेफ्ट साइड है तो माइनस। बस इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस ऐसे इंडिकेट करने के लिए राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में है क्या, ये तो चलो इसका ओरिजिन हो गया। तो डी एंड एल तो कैसे करते, कैसे देखो इसमें मैं आप लोगों को कुछ रूल बता देता हूँ। वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, और मैं आप लोगों को कुछ रूल बता देता हूँ जिसका आप यूज़ करके इसका मतलब निकाल सकते हो डी एंड एल। तो डी एंड एल जब आप निकालोगे तो करना क्या है एक्चुअल में कि आप लोगों का जो भी कार्बन चेन होगा, मतलब अगर आप डी एंड एल सिस्टम निकालना चाहते हो तो आप लोगों का जो भी कार्बन चेन होगा वो टॉप से बॉटम चलना चाहिए। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो फॉर डी एंड एल सिस्टम कार्बन चेन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कार्बन चेन वही जैसे IUPAC से नॉमेनक्लेचर करते थे, तो जो नंबरिंग होगी वो टॉप से बॉटम चलना चाहिए। इसका मतलब कि जो सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो ऊपर होना चाहिए, या फिर उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो कार्बन चेन होगा वो हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी कायरल कार्बन होगा उसमें जो दो ग्रुप लगे उनकी नंबरिंग करोगे। जिसका मतलब प्रियोरिटी ज़्यादा है, अगर वो राइट साइड है तो D होगा, जिसका प्रियोरिटी कम है मतलब जिसका प्रियोरिटी ज़्यादा है अगर वो लेफ्ट साइड होगा तो L होगा। तो इसमें नीचे लिखो इफ हायर प्रियोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन राइट साइड इट इज नोन एज D आइसोमर, कैपिटल D लिख लो, D आइसोमर। एंड इफ हायर प्रियोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड इट इज नोन एज L आइसोमर। ठीक है, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो गए तो आपको लास्ट कायरल कार्बन से डिसाइड करना है कि भाई D है कि L है। तो नीचे लिखो, इसमें एक पॉइंट और लिखो इफ मोर देन वन
chiral carbon are present in the molecule, then D and L system is decided on the basis of last chiral carbon. तो जो लास्ट chiral कार्बन होगा उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। देखो आर एंड एस में हम लोगों ने सबका लिए लिखा था, आर ये एस से मान लो हम लोगों ने एग्जांपल किए थे लास्ट लेक्चर में, अगर दो chiral कार्बन हमने दोनों के लिए लिखा था आर और एस जो भी होगा, पर यहाँ पे आपको लास्ट वाले के बेसिस पे ओवरऑल बता देना है कि वो डी है कि एल है, जो भी। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। COOH OH H CS3, ठीक है। ये कहाँ पे जुड़ा है? ये जुड़ा है राइट साइड, तो ये कहलाएगा डी सिस्टम। नंबरिंग वैसे भी देखो ये आपका टॉप से बॉटम चल रहा है, तो ये राइट साइड जुड़ा है तो कहलाएगा आपके पास डी सिस्टम। मान लेते आपके पास ये है, ठीक है। देखो एक बात को ध्यान रखना है इसमें कि नंबरिंग जो होगी, चेंज होगी, वो टॉप से बॉटम चलेगी, ठीक है। इसमें chiral कार्बन सिर्फ यही है, और ये किधर, ये आपके पास है लेफ्ट साइड, तो ये आपके पास देखो chiral कार्बन यही है, NH2 एंड H में NH2 को प्रेफर मिलेगा, तो ये इधर है, तो ये क्या होगा आपके पास L सिस्टम, ठीक है। अगर ऐसा मतलब अगर मान लो चेन टॉप से बॉटम नहीं चलता है, मान लो बाई चांस चेन ऐसा अरेंज नहीं किया टॉप से बॉटम, तो आपको टॉप से बॉटम बनाना है। कैसे बनाएंगे? याद करो मैंने पढ़ा है एक्सचेंज, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से मॉलिक्यूल सेम रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से मॉलिक्यूल सेम रहता है। तो चलो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको ये आ गया और पूछे कि बताओ ये डी है कि एल, तो सबसे पहले तो तुरंत मतलब जल्दीबाजी में इमोशनल होके नहीं बता देना है बिल्कुल भी, मतलब डी एंड एल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सर ने बताया था CHO और एंड OH में आर एंड एस में बताया था ना कि नंबरिंग करने में OH को फर्स्ट देंगे, तो ये 1 और लेफ्ट साइड है तो L, गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है। देख के ऐसे केस में इमोशनल नहीं होना है, ऐसे कहीं नहीं करना है। तो देखो करेंगे क्या, ये इधर और ये इधर, पहला एक्सचेंज, चेन टॉप से बॉटम ही आना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना है। तो हमने एक्सचेंज किया, पहला एक्सचेंज, और एक्सचेंज तो पढ़ाया था, तो क्या होगा देखो CHO H OH एंड CS2OH। अब देखो कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ, तो चेन देखो टॉप से बॉटम चल रही है, 1 ये 2 ये 3, चेन टॉप से बॉटम चल रही है। पर कितने एक्सचेंज हुए? एक। ऑड एक्सचेंज से मॉलिक्यूल का नेचर बदल जाता है, तो दोबारा एक्सचेंज करेंगे इन दोनों को, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। सेकेंड टाइम आप जब एक्सचेंज करोगे तो ये OH H CHO एंड CS2OH, तो 1 2 3, ये राइट साइड है, तो आपके पास कहलाएगा डी। तो सोचो अगर आप पहले बता देते तो गलत हो जाता, तो इसीलिए अगर आपको चेन सीधा सीधा नहीं दिखाई देता है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करने के बाद डिसाइड करोगे कि वो डी है कि एल है। तुरंत इमोशनल होकर डिसाइड नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलो यही करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो चेन टॉप से बॉटम चलनी चाहिए। देख के आपने डिसाइड किया तो वही बताया ना, फिर गलत हो सकता है, तो भाई ऐसे नहीं डिसाइड करते हैं। चेन टॉप से बॉटम होनी चाहिए। जहां पे अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3, ये तो उल्टी मतलब उल्टी गंगा बह गई। हम लोगों को चेन चाहिए टॉप से बॉटम, तो मतलब कि हम लोगों का जो भी रिवर का फ्लो होगा, जो भी गंगा का फ्लो होगा, वो टॉप से बॉटम होनी चाहिए, ठीक है। तो उल्टा नहीं करवाना है कुछ भी। तो पहले इसको एक्सचेंज, तो क्या होगा, एक्सचेंज करेंगे तो NH2 H COOH CS2 CS3, ठीक है। ये एक एक्सचेंज हुआ, तो आपको एक एक्सचेंज की जरूरत और भी है, 2 एक्सचेंज करो सीधा सीधा।
अब देखो ये चेन टॉप से बॉटम चल रही है, तो अब ये चेन टॉप से बॉटम चल रही है, वही 3 4 आगे जो भी होगा, तो उसमें एक ही कायरल कार्बन ही है, तो ये लेफ्ट साइड है, तो आपके पास ये सिस्टम है एल। ठीक है, तो अब ये हो गया डी एंड एल सिस्टम। अब इसमें चलो कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि लिखते ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज में एक्चुअल में ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आप अगर देखना चाहो तो इसमें 4 कायरल कार्बन है। ठीक है, तो ग्लूकोज में ये कितने कायरल कार्बन है? 4। अब ग्लूकोज में ये नहीं करना है, इसको बोलते 2D 3L 4D 5 मतलब D, ऐसा नहीं होता है। चेन टॉप से बॉटम चल रही है। ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन ये कौन सा? ये, इसमें ये कहां पे जुड़ा है? राइट साइड। सो दिस इज डी ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज, सुक्रोज, कुछ फ्रक्टोज कुछ ऐसा होता है, तो ये नहीं करना है कि ये 2D 3L मतलब नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 4 5 6, तो 2D 3L 4D 5D, नो, ऐसा नहीं करना। ये कहां पे? लास्ट कायरल कार्बन, OH का राइट साइड, सो दिस इज डी ग्लूकोज। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं, मतलब नेमिंग करते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे सिस्टम में यही होता है। ये तो डी एंड एल सिस्टम था जो ग्लिसर एल्डिहाइड से डेवलप हुआ था। इसके अलावा एक टर्म और लिख लेते हैं, स्मॉल डी एंड एल। स्मॉल डी का मतलब है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब कि राइट साइड। और ये क्या है? आपका लीवो रोटेटरी, जिसका मतलब है कि लेफ्ट साइड। ठीक है, तो देखो पहली बात तो डीएनएल सिस्टम हो गया। कई बार लोग पुराने वाले में भी कैपिटल डी को प्लस लिख देते हैं, कई बार लिख देते हैं। वैसे मैं बता देता हूं, उसमें कोई रिलेशन होता नहीं है। लोग लिख देते हैं, मैं उसको गलत भी नहीं कह सकता, पर मैं उसको एग्जैक्टली सही भी नहीं कह सकता। मतलब कि एक्चुअल में प्लस माइनस वो इसके लिए यूज होता है और इसका उससे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन लोग कई बार लिख देते हैं। पर ये क्या होता है, देखो ये एक्सपेरिमेंटल है। मान लो कि एक मॉलिक्यूल का सोल्यूशन हमने बनाया और अगर उसने जो भी हमारा पोलराइज लाइट था उसके प्लेन को अगर उसने मतलब सोल्यूशन ने राइट साइड घुमाया तो वो आपके पास कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड घुमाता है तो लीवो रोटेटरी। ये स्मॉल डी स्मॉल एल, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है और वो तो हम देख के बताते हैं, वो तो मॉलिक्यूल को देख के। नॉर्मली रिलेशन नहीं होता, इसको प्लस और माइनस से लिखते हैं, लेकिन कई बार लोग उस डी और एल को भी प्लस माइनस से लिख देते हैं। मतलब लिखा जाता है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है। हो सकता है ये और वो, मतलब हो सकता है कि ये प्लस और वो डी सेम आ जाए, या हो सकता है ना भी सेम है, कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। मतलब आप श्योर शॉर्ट कुछ भी नहीं कह सकते इसमें। तो नीचे पहले लिखो, इसमें लिखो इफ ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन राइट डायरेक्शन, इट इज नोन एज डेक्स्ट्रो rotatory solution. And if a optically active solution rotate the plane of polarized light toward left side, it is known as levorotatory solution. ठीक है, ये इसमें नीचे लिखो डेक्स्ट्रो एंड लीवो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सपेरिमेंटल। जो एक्सपेरिमेंटल होता है आप देख के नहीं बता सकते। ठीक है, देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन इज आल्सो इंडिकेटेड बाय प्लस साइन, पॉजिटिव साइन, एंड लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन इज आल्सो इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन। तो अगर प्लस है या फिर माइनस है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि आपका देखो एक्सपेरिमेंटल है, अगर इधर घूम गया मतलब प्लेन पोलराइज लाइट इधर घूम गया मतलब एंगल पॉजिटिव, इधर घूम गया तो लेफ्ट। ठीक है, नेगेटिव।
तो ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन है। और अगर कहीं पे एक बात और याद रखना, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है प्लस माइनस या फिर कहीं पे ऐसा लिखा होता है DL, ठीक है, दोनों एक साथ, तो ये क्या इंडिकेट करता है एक्चुअल में, ये क्योंकि आप लोगों को काफी मिलेगा ये सिंबल, ये इंडिकेट करता है रेसमिक मिक्सचर को। तो रेसमिक मिक्सचर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग प्लस माइनस या फिर DL सिस्टम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये रेसमिक मिक्सचर को इंडिकेट करता है। तो ये हम लोगों का हो गया DL सिस्टम प्लस माइनस सिस्टम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपके पास है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पहले लिख लो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री डज नॉट डिसाइड द ऑप्टिकल नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल नेचर को ये डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। ये है क्या एक्चुअल में, आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उसको आपने रोटेट किया, मान लो 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, और दोबारा सेम वही मॉलिक्यूल बन गया, तो इसको बोला जाएगा कि वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। वो एंगल 360 से कम होना चाहिए। देखो 360 पे घुमाओगे तो जो मॉलिक्यूल है वो तो घुमाने पे ऑब्वियस वही मॉलिक्यूल आएगा। तो कोई ऐसा एंगल जो 360 से कम है, जिसको घुमाने पे मॉलिक्यूल दोबारा वैसा ही बन गया जैसे पहले था, तो बोला जाता है कि उस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे लिखो इफ सेम मॉलिक्यूल is obtained by rotating the molecule at some particular angle less than 360 degree, then we can say that axis of symmetry is present in molecule, ठीक है। मतलब सेम मॉलिक्यूल दोबारा अगर आ जाता है, किसी मॉलिक्यूल को किसी एंगल पे घुमाने पे, तो बोलते हैं कि वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें कुछ लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं Cn, मतलब जो सिंबल होता है दिखाने के लिए, और n का वैल्यू क्या होता है 360/थीटा। थीटा क्या होता है एंगल एट विच सेम molecule is obtained, एंगल एट विच सेम मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड। तो हम लोग किसी ऐसे एंगल पे मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे जिससे हमको क्या मिले, सेम मॉलिक्यूल, तो उसको थीटा बोलते हैं। और ये n और ये Cn आपके पास, जैसे चलो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या इसका मतलब है। और आप मॉलिक्यूल को कैसे भी घुमा सकते हो, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ा और घुमा दिया, तो देखो जब इसको मैं ऐसे, मान लो ये डस्टर टाइप समझ लो, मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, समझ में आ रहा है, ये ऐसे था और ऐसे घुमा दिया, तो ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। मतलब कि अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाया, मतलब कितने डिग्री से घुमाया, मतलब कि मैंने इसको ऐसे घुमा दिया 180 डिग्री से, तो दोबारा सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, मतलब कितने डिग्री पे घुमाने पे सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, 180 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n का वैल्यू होगा वो लिखा जाएगा 360/180, तो ये हो जाएगा 2। तो हम लोग इसको लिखेंगे ये C2 मॉलिक्यूल है। तो कुछ C2 मॉलिक्यूल लिखने का क्या मतलब, इसको समझते हैं। देखो कोई भी मॉलिक्यूल 360 डिग्री पे घुमाने पे सेम मिलता है, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास ऐसा है कि C2 का मतलब ये कि 0 से आप जब 360 तक जाते हो तो 360 पे तो ऑब्वियस है कि सेम मिलेगा, मतलब 360 पे तो ऑब्वियस है कि सेम मिलेगा, पर बीच में हमने जब इसको 180 से घुमाया तब भी क्या मिल रहा है, सेम मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब 0 से 360 तक जाओगे तो आपको 2 बार सेम मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक बार 180 पे, एक बार 360 पे। मतलब कि 1 मतलब कि C1 जो, मतलब कि अगर देखो थीटा 360 होगा तो 1 आएगा,
तो 1 का मतलब कि 360 पे घुमाने पे तो हर मॉलिक्यूल पे सेम, मतलब हर मॉलिक्यूल सेम ही अपीयर होगा, मतलब एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है 360 वाला तो सब में प्रेजेंट होता है। C2 का मतलब ये है कि 360 के अलावा भी बीच में कोई ऐसा एंगल था जहाँ पे हमको सेम मॉलिक्यूल मिला, तो वो कितना था आपके पास 180 डिग्री पे। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल एक समझते हैं। मान लेते ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप इसको घुमा दो 120 से घुमाओ तो देखो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को 120 से घुमाओगे तो देखो दोबारा सेम मॉलिक्यूल मिलेगा ये, ठीक है, अरे 120 से घुमाओगे सेम मिलेगा, हाँ 240 से घुमाओगे फिर से सेम मिलेगा, 180 पे नहीं, 180 पे घुमाओगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा, वो सेम नहीं होगा। तो 120 पे घुमाओगे तो सेम मिलेगा, फिर 120 पे घुमाओ तो फिर से सेम मिलेगा, अरे 120 पे घुमाते रहो सेम मिलेगा। तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 360 बाई 120 मीन्स 3। तो ये C3 मॉलिक्यूल है, मतलब कि 0 से लेके 360 तक 3 बार इस सेम मिलेगा, 120 पे सेम आएगा, 240 पे सेम आएगा और लास्ट में 360 पे भी सेम आएगा। तो यही आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है कि हम कितनी बार मॉलिक्यूल को घुमाएं तो हमको दोबारा क्या मिल जाए, सेम मिल जाए। क्या यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 360 के अलावा कोई है, तो क्या यहाँ पे कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? तो कई बार देखो, एक तो आप ऐसे घुमाओ, अगर आप ऐसे घुमाओगे तो इधर वाला सेल इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, अरे ऐसे घुमाओगे तो ये पलट जाएगा ना ये, तो वो उधर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात और भी कई चीज़ें हो सकती हैं कि मान लो मैंने मॉलिक्यूल को ऐसा पलटा तब भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या इसमें सेम होगा? मतलब देखो, जब आपको मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा था, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहा था, तो आपको मैंने कहा था आपको हर साइड से देखना है। और एक चीज़ और, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, अलग अलग एंगल को घुमाने से उसमें अलग अलग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी मिल सकती है, ऐसा भी होता है। तो आपको सारे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को देखना होता है। पहले चलो इसको देख लेते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसा है, ठीक है, आप इसको ऐसा पलट दो, और ये ऐसा है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल ऐसा, आप इसको ऐसा पलट दो पूरा 180 डिग्री, तो मॉलिक्यूल ऐसा है, इसको ऐसा पलट दो, तो ऐसा पलटने से क्या होगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये सेल या ये सेल या, ऐसा भी तो हो सकता है। आप इस पूरे मॉलिक्यूल को ये ऐसे, इसको 180 डिग्री वैसे पलट दो, तो मतलब आप क्या करो, इसमें ये पूरा का पूरा ऐसे मॉलिक्यूल को, मतलब मॉलिक्यूल को पूरा फ्लिप कर दो, अरे होता ना, मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दिया, तो मतलब कि ऐसा फ्लिप करने से भी 180 डिग्री पे ये दोबारा सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू आएगी 2। तो आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, तो जैसे यहाँ पे आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो यहाँ पे 120 पे घुमाओ तो देखो दोबारा सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा, तो बस n का वैल्यू 3, तो ये C3 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक लास्ट केस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन ये है कि कितने डिग्री से घुमाने पे ये दोबारा सेम बनेगा। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, कई बार बच्चों को लगता है कि सर दो के बीच में एंगल है 109 डिग्री, तो 109 डिग्री से घुमाओ तो सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं, आप आराम से देखो, ये एक्चुअल में 120 डिग्री, देखो होता क्या है, आप क्या करो, ये कार्बन और हाइड्रोजन को एक प्लेन में ले लो, ठीक है, मान लो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन एक प्लेन में ले लिया, मान लो ऐसे समझ लो, ये कार्बन और हाइड्रोजन का एक प्लेन में ले लिया, तो देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। आप इसको लाइट मारो, मान लो लाइट मारो, अरे मान लो आप ऐसे आराम से इमेजिन करो, मान लो कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक, मान लो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन एक लाइन में मैंने ले लिया, आप कैमरे से ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन एक लाइन में ले लिया,
इधर एक हाइड्रोजन, फिर इधर एक हाइड्रोजन, फिर इधर एक हाइड्रोजन। आप जब लाइट मारोगे, याद करो कन्फर्मेशन जो था, कन्फर्मेशन में यही था, तो 1 2 और 3, देखो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो जब आप इसको 120 पे घुमाओगे तब से मिलेगा। कन्फर्मेशनल आइसोमर में कुछ ऐसा ही होता था कि हम लोग आगे पीछे कार्बन को एक प्लेन में रखते थे, वो वैसा ही था। तो इसको आपको देखो क्या है कि जब लाइट मारोगे तो ये 1 2 और 3, तो वही 1 2 और 3 हाइड्रोजन बनेंगे, टोटल एंगल कितना होगा 360, तो 120 से घुमाने पे ये आपके पास सेम मिलेगा। आप लोग इसको आराम से इमेजिन करना, ठीक है। तो ये C3 मॉलिक्यूल होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे C3 मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे 360 तक में क्या होगा, 3 बार ये सेम मॉलिक्यूल मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम लोग एक केस देखते हैं अमाइंस का। देखो होता क्या है कि अगर किसी एटम का चारों वैलेंसी अगर अलग अलग होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। नाइट्रोजन के केस में भी अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपने एक लोन पेयर लगाया और अगर आपने यहाँ पे 3 अलग अलग चेन या 3 अलग अलग एटम लगा दिए तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन नाइट्रोजन बॉन्डेड विथ 3 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, in that case plane of symmetry and center of symmetry are not present in nitrogen, so it may be optically active। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। पर यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो इसमें होता क्या है कि ये अपने आप चेंज होता रहता है, इसमें होता रहता है फ्लिपिंग, ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है और इसमें फ्लिपिंग होता रहता है। मतलब ये हो जाएगा फिर इधर R3, ये R2 और ये R1। और एक्चुअल में जो अमाइंस जो होता है, मतलब अगर आपने अमाइंस का कोई सोल्यूशन लिया तो एक्चुअल में अमाइंस इसमें और इसमें दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब खुद से फ्लिपिंग होता रहता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन में अमाइंस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल जो नेचर होता है अमाइंस के सॉल्यूशन का वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो क्या होता है रेसमिक मिक्सचर। तो इसको ड्रॉ कर लो, फिर इसमें लिख लेते हैं कि ड्यू टू फ्लिपिंग अमाइंस एग्जिस्ट इन बोथ द फॉर्म, सो इट फॉर्म रेसमिक मिक्सचर, so overall nature of amine solution is always optically inactive, ठीक। नॉर्मली वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहता है। अब आप बोलोगे सर फ्लिपिंग क्या होता है? देखो फ्लिपिंग का मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ क्या होता है। आप लोगों ने कभी अम्ब्रेला देखा होगा, छाता, अरे छाता देखते हैं ना, वो अम्ब्रेला ऐसा ऐसा जो होता है आपने खोला, ठीक है। देखो अम्ब्रेला कैसे होता है, अम्ब्रेला होता है कुछ ऐसा, ठीक है। मान लो यहाँ पे अम्ब्रेला है, ठीक है। अगर मान लो कि तूफान आ गया, मान लो कभी होता ना अम्ब्रेला, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, तूफान आ गया, तो जब एयर जब इस अम्ब्रेला से टकराएगा तो अम्ब्रेला क्या होता है, फिर ये हट जाता है और ये हो जाता है ऐसा, ये होता है ना अम्ब्रेला आपका पलट जाता है, मतलब पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, तो फ्लिप कर गया, दैट इज द फ्लिपिंग, कि नीचे वाला जो था वो ऊपर चला गया। तो जैसा ही होता है नाइट्रोजन में। और होता क्या, क्योंकि देखो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ठीक ठाक एनर्जी होती है, तो उसकी वजह से फ्लिपिंग होता रहता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक टर्म पढ़ाया जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमर, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये सब होता क्या है। तो ये एक दूसरे से खुद से कन्वर्ट होते रहते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताया जाएगा ये। तो इसमें नीचे लिख लो कि देखो एट रूम टेम्परेचर दिस फ्लिपिंग टेक प्लेस ऑटोमेटिकली, खुद से ही होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो होता क्या है, जब फ्लिपिंग जब होता है, आप पहले अम्ब्रेला को समझ लो, पहले अम्ब्रेला वाला कॉन्सेप्ट को। देखो जो अम्ब्रेला जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
जब ये ऊपर मान लो कि ये ऐसा होना चाहता है, ठीक है, मान लो ये अम्ब्रेला है और जब इसको एनर्जी देते हैं तभी होता है, इतना आराम से नहीं होता है। देखो विंड जब हवा जब चलती है तो अम्ब्रेला फिर ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, ठीक है, तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं होगा कि आपने अम्ब्रेला खोला फ्लिप कर गया। जब एक अच्छा खासा फोर्स से विंड आता है तो वो फ्लिप करता है। तो देखो फ्लिपिंग के टाइम पे क्या होता है, ये पहले ये ऐसे होगा फिर ऐसे होगा ना, तो फ्लिपिंग के टाइम पे अम्ब्रेला में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और आपके पास कुछ ऐसा होता है। तो मतलब कि फ्लिपिंग के टाइम पे क्या होता है, ये ऐसे था तो ये क्या होगा आपका ऐसे जाएगा फिर ऊपर होगा, ठीक है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, देखो होता क्या है कि जैसे ये जो एटम है अगर मान लो फ्री है, मतलब एसाइक्लिक है, तो वो आराम से फ्लिप कर जाता है। पर अगर आपने मान लो इनको आपस में जोड़ दिया तो देखो फ्लिप करते हुए क्या होता है कि जब ये यहाँ बीच में आएंगे तो इनमें डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो फ्लिपिंग फिर नहीं हो पाएगी। देखो फ्लिपिंग जब आप जब भी कराओगे, देखो आराम सोचो, तो ये ऐसे था, तो जब आप ये करोगे तो देखो ये गैप बढ़ रहा है और फिर जाके छोटा होगा। तो अगर ये फ्री है तो आराम से फ्लिपिंग हो जाएगा, अगर आपने इनको बांध दिया है तो फ्लिपिंग होना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो in amines flipping always take place when acyclic carbon chain are taken because they are free, but in case of cyclic chain flipping does not take place in amines। तो in case of cyclic chain flipping does not take place। तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये खुद से ये ऑप्टिकली एक्टिव वैसे देखने में लग रहा है, पर इसका जो मिक्सचर होगा वो रेसमिक होगा और ये आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप बोलोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ये खुद से ही दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पर मान लो आपने इसकी जगह कुछ मतलब अलग कर दिया, सपोज करो आपने ये कर दिया, ठीक है, अब ये फ्लिपिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने इसको बांध दिया, ठीक है। तो आपने बांध दिया तो भाई ये वाला मतलब ये वाला कैसे ऊपर जाएगा, ये तो जा ही नहीं सकता। और देखो है क्या, CH3 अलग है, इधर डबल बॉन्ड है और इधर CH2 है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आप अगर चाहते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो तो ऐसा कुछ भी साइक्लिक कर सकते हो। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, कुछ ऐसा मान लो नाइट्रोजन, कुछ ऐसा, ठीक है। कहने के लिए हर साइड दो दो कार्बन चेन, पर इधर डबल बॉन्ड है, इधर कुछ भी नहीं, उधर क्लोरीन, मैंने सबको अलग कर दिया, तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर आप कुछ ऐसा काम कर दोगे जहां पे फ्लिपिंग रुक जाए, फ्लिपिंग को अगर आप रोक दो साइक्लिक बना के, तो ऑप्टिकली एक्टिव ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो अमाइंस में बस इतना ध्यान रखना है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आया। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस में आ सकता है। तो अमाइंस में साइक्लिक वाले के केस में ऑप्टिकली एक्टिव होता है और एसाइक्लिक वाले को ऑप्टिकली इनएक्टिव लेते हैं। एडवांस के अलावा नॉर्मली ये बात है आपसे कोई नहीं पूछ सकता। अब हम लोग आते हैं नंबर ऑफ आपका ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे हम लोगों ने पहले किया था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वही था टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब लिखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो नीचे हेडिंग लिखो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। एक एक करके सारे फॉर्मूले को लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n क्या है, वही n हर जगह सेम है, मैं एक बार लिख देता हूं, आप आगे सब में वही समझना। इनके नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कि जहां पे आपके पास क्या हो सकता है, वही आइसोमेरिज्म में जो भी होगा वो हो सकता है, ठीक है। और इसमें है क्या, ये कब है, व्हेन चेन इज अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल चेन है तो ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नॉर्मली आप इसमें चाहो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के साथ भी, मतलब इसको चाहो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी इन्वॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनसिमेट्रिकल रहेगा तो चलेगा ये।
देखो 1 and 2, तो टोटल इसके आइसोमर होंगे 2 to the power 4, आर आर एस एस आर एस एस आर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर में ध्यान रखना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों लेने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे टोटल, तो वैसे फॉर्मूले में 2 to the power 3 और ये 8। अरे इसको सिस ले लो, सिस के साथ आर आर एस एस आर एस एस आर, फिर ट्रांस ले लो, फिर ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो इस तरीके से इसके टोटल स्ट्रक्चर आएंगे 8। तो जब वो अनसिमेट्रिकल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसमें दिक्कत सिमेट्रिकल के केस में बहुत ज़्यादा है। तो सिमेट्रिकल के केस में लिखते हैं, इसमें सिमेट्रिकल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो इसमें लिखते हैं आपके पास सिमेट्रिकल चेन, ठीक है। इसके अंदर देखो पहला करते हैं, वही नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर क्या है आपके पास, इसमें हम लोग लेते हैं इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, स्टीरियो सेंटर मतलब कि ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर, तो इसमें होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power n minus 1 2 to the power n by 2 minus 1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा। इसमें ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, देखो इस केस में कुछ मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, कुछ मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेजो कंपाउंड बनने लगते हैं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने लगती है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल, इसको जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से मतलब ध्यान देना, ये पूछा जाता है कि इसमें बताओ कितने ऑप्टिकली एक्टिव है कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और ये रिप्रेजेंट करता है टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, और दोनों को मिला के टोटल आइसोमर ये होता है, ठीक है। तो समझते हैं कि एग्जाम्पल से, एक क्या बल्कि 2 एग्जाम्पल से। तो इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है, 2, ठीक है। तो अगर आपसे टोटल आइसोमर कोई पूछे तो टोटल कितना होगा, 2 to the power 2 minus 1 2 to the power 2 by 2 minus 1, तो 2 to the power 1 plus 2 to the power 0, तो टोटल आएगा 3, ठीक है। टोटल 3 आइसोमर। 3 में क्या है कि ये जो 2 थे, मतलब ये जो 2 थे, ये आपके पास है ऑप्टिकली एक्टिव, अरे लिख लो ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और इसमें ये जो एक जो बनने वाला है 2 to the power 0 मीन्स जो 1 आएगा, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे है, ये जो स्ट्रक्चर है मैं आपको एक बार मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ, पर आपको आगे ये खुद से समझना पड़ेगा। तो इसमें देखो टोटल स्ट्रक्चर में से एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जो मेजो वाला है। तो देखो क्या है एक्चुअल में, ये स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं क्या है। देखो एक तो ये है, तो ये दोनों एक्चुअल में इसके ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक्चुअल में इसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। इसमें अगर आप चेक करोगे तो ये एक्चुअल में एस, तो इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों एस और एस आएगा, दोनों आर और आर। तो इसमें क्या होता है, देखो इस वाले में एस और एस, तो ओवरऑल एस ही रहेगा और ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें देखो दोनों आर एंड आर, आप करके देखो। पर एक जो मॉलिक्यूल जो होगा ये वाला, तो क्योंकि ये मेजो कंपाउंड है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसमें आर एस करो या एस आर करो, दोनों को दोनों एक ही है, मतलब दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हम लोग उसको एक ही लिखते हैं। तो इसमें एक आपके पास एस है तो एक आपके पास आर है, और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। टोटल 3 स्ट्रक्चर, 2 ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का ही मिरर इमेज बनता है, ठीक है, इसलिए 2, और ये तो इनएक्टिव है तो ये सिंगल काउंट होगा। जो इनएक्टिव होता है उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो सकता है।
तो वो एक ही काउंट होगा। एक बात को ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल इनएक्टिव है तो उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो सकता है, तो दोनों एक ही काउंट होंगे। मॉलिक्यूल का अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो पाता तो मॉलिक्यूल और मिरर इमेज दो काउंट होते हैं। तो जैसे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है मान लो, तो ये इसका मिरर इमेज, तो वो SS ये RR, इसलिए इसको दो काउंट करना है। तो जब मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है या फिर जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो आपको दो लेने एक्चुअल में उसमें, और ये इनएक्टिव है तो इसमें RS या SR एक ही काउंट होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं इसमें। ये आपके पास एक सिमेट्रिकल चेन है, ठीक है, और इसमें हम लोग काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, और साथ में ये भी देखते हैं कितने ऑप्टिकली एक्टिव है कितने इनएक्टिव। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो सबसे पहले ये चारों के चारों कायरल है, टोटल आइसोमर में 4 - 1 प्लस 2 टू द पावर 4/2 - 1, तो 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 1, तो यह है 8 प्लस 2 तो 10। टोटल आइसोमर है 10। 10 में क्या होगा, 8 क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव और 2 क्या है इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव में हमको जैसे इक्वल चाहिए होंगे RS, तो वैसे हिसाब से ये RR ये SS, ठीक है। हाँ ये SS और RR वो एक ही काउंट होगा फिर, हाँ एक RS या फिर वही, मतलब दो इनएक्टिव होंगे, बाकी इसमें 8 ऑप्टिकली एक्टिव। देखो मैं इसमें बता नहीं रहा, सारे R हो जाए सारे S हो जाए फिर 3 R हो जाए 1 S हो जाए, तो इस तरीके से बनाओगे तो बहुत से कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल आपके पास कितने होंगे 8, ठीक है। 8 स्ट्रक्चर इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और 2 स्ट्रक्चर इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, टोटल कितने हो सकते हैं 10, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है, पहला वाला एक्टिव रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला इनएक्टिव को, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो ये पहला वाला इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला वाला इसमें रिप्रेजेंट करता है एक्टिव को, और दूसरा वाला इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास इनएक्टिव को, ठीक है। ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। मार्कर गिर गया एक्चुअल में, कोई नहीं, चलो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब एक एक्चुअल में देखो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस देखने जा रहा है, थर्ड वाला, ठीक है। सिमेट्रिकल है पर ऑड नंबर है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग केस है। तो इसका सेकेंड कि सिमेट्रिकल नंबर ऑफ ऑड कायरल कार्बन, symmetrical chain with odd chiral carbon। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि इसमें बीच वाला जो होगा वो पूरा कायरल नहीं भी होगा, मतलब पूरा कायरल नहीं होगा, वो कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा। हाँ थोड़ा सा अजीब सा, उसको बोलते हैं सूडो कायरल। सूडो मतलब पता होगा ना, सूडो फोर्स, वही जो सूडो पढ़ा होगा फिजिक्स में वही। तो इसमें क्या होगा, इन दिस मिडिल कार्बन इज सूडो कायरल, मतलब कि कायरल जैसा बिहेव कर रहा पर है नहीं, मतलब वो बनने का कोशिश कर रहा है कायरल पर है नहीं, वो फर्जी कायरल है, सूडो कायरल है वो। तो इसमें देखो बहुत ही मतलब ये इंटरेस्टिंग केस है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जेई एडवांस के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा केस है और एडवांस वालों को पता ही होता है, अजीब चीज़ें पूछने में बहुत मजा आता है। तो क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आइसोमर होगा उसका फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर n-1। मैं जो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। खुद से दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे टोटल, ये टोटल आइसोमर का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। यहाँ पे टोटल ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर जो होगा
ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर जो होगा वो होगा 2 टू द पावर ऑड है ना ये, तो n-1/2। अरे तभी तो 2 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर जो होगा तो वो आपके पास होगा, देखो टोटल आइसोमर वो है, इसमें से ये डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ माइनस करना पड़ा, थोड़ा चल रहा है ना अजीबो गरीब, हाँ इसीलिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे अजीबो गरीब चलेगा वही तो इम्पोर्टेंट है भाई, सिंपल सिंपल चीज़ें कहाँ इम्पोर्टेंट होती है। जैसे मान लो CH3 CHOH 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 CH3, देखो ये कायरल है, ये कायरल है, पर बीच वाला कायरल नहीं है। हो सकता है आप पहली बार इमोशनल होकर इसको कायरल बना दो, ऐसा होता है। हो सकता है आप जल्दी जल्दी में इसको बोलते 3 कायरल, नहीं बीच वाला कायरल नहीं है, बीच वाले के दोनों साइड क्या है कायरल है, पर बीच वाला नहीं है। इसमें अब एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है देखो, ये कायरल तब होगा जब दोनों अलग अलग होंगे। मतलब देखो मतलब ये है, पहले समझो कायरल का डेफिनेशन क्या है। देखो कायरल का मतलब ये है कि हम लोग मतलब जो करते हैं, मतलब हम लोगों ने ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाए, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाए वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर मान देखो कायरल है, ऐसे एग्जांपल समझो, मान लो अगर ये आर है, आर, और ये अगर एस है, तो उस केस में बीच वाला जो होगा वो आपका कायरल हो जाता है, क्योंकि जब ये आर होगा और वो एस होगा तो उसमें बीच वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। अरे ये आर है, ये 3D में करोगे आप बस समझ लो, ज़्यादा इमेजिन मत करो इसमें, या आप इमेजिन कर भी सकते हो। ये अगर आर है तो ये आर मतलब अलग है, अलग मतलब अलग डायरेक्शन में रहेगा, वो एस से अलग डायरेक्शन में, तो बीच वाले में जब आप करोगे तो ये दोनों क्योंकि अलग अलग है, तो अगर आप OH H और C को एक प्लेन से कट भी करोगे तो दोनों अलग अलग है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। या अगर ये S हो गया वो R हो गया, तो भी बीच वाला क्या होगा आपका कायरल बन जाएगा, ठीक है। पर अगर ये R है और ये R है तो ये ए कायरल, मतलब कि बीच वाला जो है वो थोड़ा सा डाइजी टाइप है, मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजिंग पर्सन है, कंफ्यूजिंग कह सकते हो। जब ये R है और ये R है, दोनों RR, तो HC और OH को प्लेन से कट कर दो, दोनों RR, तो बेचारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब ये S है और ये S है तो ये फिर से ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर जब ये R है ये S है तो ये एक्टिव हो गया, जब ये S है वो R है तो एक्टिव हो गया, मतलब बीच वाला कार्बन बेचारा परेशान है, कंफ्यूज है। तो ऐसे परेशान और कंफ्यूज कार्बन को बोलते हैं सूडो कायरल, जो आता जाता रहे, मतलब जो पता ही नहीं चल पाए, मतलब उसको पता ही नहीं चल पा रहा वो कायरल है कि नहीं है, तो मतलब पता ही नहीं चल पा रहा वो क्या है, क्या वो RR होगा तो नहीं है, RS होगा या SR होगा तो है। तो इसीलिए इन चीज़ों के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप चाहते हो एग्जाम में आपका 100% राइट हो, कोई भी दिक्कत ना है, फॉर्मूले को याद कर लो। अरे इन्हीं सब बेसिस पे फॉर्मूला बनाया गया भाई, फॉर्मूला कोई आसमान से थोड़ी ना टपकता है, फॉर्मूला याद कर लो। और ये जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब आपको लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूले ये बहुत ही कम जगह लिखे होते हैं, बहुत कम लोगों को पता होता है, नॉर्मली कोई बताता ही नहीं है, मतलब लोगों को पता भी नहीं होता और कोई बताता भी नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, 100% श्योर शॉर्ट आपका राइट होगा। जे एडवांस में भी कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए फॉर्मूला बता दिया, लिखो, यूज़ करो, खटाखट आंसर आएगा। चलो इसको देखते हैं। अगर इसमें कोई पूछे टोटल आइसोमर, बीच वाले को भी लेना है भाई, बीच वाले को भी लेना है, बीच वाले को भी लेना है, बीच वाला सूडो कायरल है उसको भी लेना है, टोटल कायरल की कैटेगरी मतलब टोटल कायरल की कैटेगरी में बीच वाले को भी लेना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोटल वाले में इसको भी आप लोगे, ठीक है। तो मिडिल वाले को भी लेना है, ये इस बात को ध्यान रखना है। तो मिडिल वाले को भी लेना है, ये ध्यान रखना, मिडिल वाला सूडो कायरल है, अगर ये R वो S हुआ तो कायरल हो जाएगा, उसको सूडो कायरल बोलते हैं, उसको भी लेना है। तो इसमें आपको तब n का वैल्यू 3 लेना है, n का वैल्यू 3 लो, कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे? टोटल आइसोमर 4, ऑप्टिकली एक्टिव, पहले ऑप्टिकली इनएक्टिव चलो कर लेते, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर 2 to the power 3 - 1/2, तो 2 to the power
1 2, तो ऑप्टिकली एक्टिव जो बच गया 2, ये इसका आंसर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये सब चीजें तब दिक्कत है जब सिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो एक दो केसेस करते हैं फटाफट। तो वो एक बात ध्यान रखना, ये अनसिमेट्रिकल चेन है, तो इसमें वो सब दिमाग मत लगानी, सीधा सीधा इसका आंसर 8 और सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। तो वो सब जो भी है फर्जीवाड़ा, वो सब तभी है जब आपके पास कैसा चेन होगा, कैसा चेन होगा, सिमेट्रिकल। ये क्लोरीन मैंने लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चेन देखो दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, बीच वाला है सूडो कायरल। जब भी कुछ ऐसा दिखाई दे तो बीच वाले को बोलते सूडो कायरल। तो कैसे करेंगे, टोटल आइसोमर फॉर्मूला यूज कर लो जो भी आपको पता है, 2 to the power 5 minus 1 16, ऑप्टिकली इनएक्टिव, n मतलब कि 5 minus 1 by 2, तो 2 to the power 2, तो ये आएगा 4, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव, अरे 16 में से 4 माइनस कर दो, सीधा सीधा 8, सॉरी 12, तो 12, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब चलो इसमें कुछ बातों को समझ लेते हैं। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि देखो क्वेश्चन आते हैं कि आपको जैसे स्ट्रक्चर दे देगा, मतलब आपको एक फॉर्मूला दे देगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, आपको एक फॉर्मूला दे देगा और आपसे पूछेगा टोटल आइसोमर। तो अब हम लोग देखो इसी क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखो एग्जाम में अगर आपसे बोला है टोटल आइसोमर, तो आप ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब तब आप ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी कंसीडर करोगे, मतलब कि टोटल आइसोमर में स्टीरियो आइसोमर भी काउंट होता है। पर अगर आपको टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर पूछा है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इफ इन क्वेश्चन टोटल आइसोमर आर आस्क्ड या पूछा है, आर आस्क्ड, in that case stereoisomer are also considered। कैसे करते हैं, तो इवन जो लास्ट जो जे एडवांस का क्वेश्चन आया था साइक्लिक ईथर वाला, उसमें ऑप्टिकल भी पूछा था, मैंने आप लोगों को पहले बताया नहीं पर पूछा था। चलो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ कुछ वैसा ही, फाइंड टोटल आइसोमर्स, फाइंड टोटल साइक्लिक, सिर्फ साइक्लिक करते हैं, टोटल साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ C5H10, टोटल साइक्लिक आइसोमर, ठीक है, सिर्फ साइक्लिक बताना है। अब देखो है क्या, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपके पास क्या होगा, 1, इसका DO 1 है। देखो क्या होगा, एक 5 कार्बन की चेन, एक 4 कार्बन की चेन, अरे ये सब तो बता रखा है पहले, एक 3 कार्बन की चेन, ठीक है, ये अभी तक चल रहा है, फिर 3 कार्बन की चेन, ये। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात, आपने जब 3 कार्बन की चेन बनाया और यहाँ पे इसको ऐसा जोड़ा, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, तो ये दोनों के दोनों आपके पास कायरल है, ये दोनों के दोनों आपके पास कायरल है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, कुछ बातों को ध्यान रखना है। अगर कहीं पे मान लो कि आपको ऐसा भी दिखाई दे कि यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर भी हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप दोनों नहीं लोगे, अरे दोनों स्टीरियो, देखो दोनों है क्या, दोनों स्टीरियो आइसोमर के ही पार्ट है, ठीक है।
और अलग अलग डायरेक्शन करके आपने कभी उसको ऑप्टिकल बोला, कभी ज्योमेट्रिकल बोला। अगर दोनों आपको दिख रहे हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ ऑप्टिकल लोगे, ज्योमेट्रिकल नहीं लोगे, क्योंकि दोनों स्टीरियो आइसोमर के ही पार्ट है। तो ये क्योंकि कैरल कार्बन दिख रहा है तो आप यहाँ पे ऑप्टिकल कंसिडर करो, हो गया, ज्योमेट्रिकल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों स्टीरियो आइसोमर की पार्ट। अब देखो है क्या, ये आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, ये देखो बीच से देखो मिडिल, सिमेट्रिकल मतलब मिडिल से काट होगा सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होगा 2 सेंटर, तो 2 टू द पावर इवन वाला n-1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 -1, तो टोटल इसके बनेंगे आपके पास, तो टोटल आएगा 3। तो ये मतलब ये 1 मतलब टोटल इसका जब आप आंसर दोगे 1 2 3 4 और इसकी 3, तो टोटल इसका जो आंसर आपको देना है वो देना है 7। इसके टोटल एक्चुअल में 3 फॉर्म होंगे। कैसे 3 फॉर्म होंगे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक तो ये होगा कि HCH3H मेजो वाला, ठीक है, और ये तो मेजो वाला हो गया, और इसका ऑप्टिकली एक्टिव वाले भी 2 होंगे, तो मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा ये। Me का मतलब CH3 ही रहता है। तो देखो ये, तो टोटल आपके पास इसके 3 है, ये दोनों एक्टिव थे और लास्ट वाला वो इनएक्टिव। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा और आपसे टोटल अगर आइसोमर पूछता है तो ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्या करना है, कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि मतलब ये स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करोगे, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। देखो जो इनैंसियोमर होते हैं मतलब मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज, उनके मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा अमाइंस में फ्लिपिंग होता रहता है, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। तो इसमें नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो इनैंसियोमर दैट इज मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज। इनैंसियोमर मतलब कि एक दूसरे का मिरर इमेज जो होता है। मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, सिर्फ उनमें डिफरेंस ऑप्टिकल रोटेशन का होता है, कोई क्लॉकवाइज घुमाता है तो कोई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बाकी उनकी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो इसमें आगे लिखो, सो इट मीन्स दैट इनैंसियोमर कैन नॉट सेपरेटेड बाय यूजिंग एनी सेपरेशन मेथड लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, फिर ETC लिख लो, एटसेट्रा, ठीक है, जो लिखना चाहो लिख लो। तो वो किसी भी इन सब मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। इनैंसियोमर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब सेम होता है। अगर एक मॉलिक्यूल उसका मिरर इमेज है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, दोनों की सॉल्युबिलिटी सब कुछ सेम होती है, आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे किसी भी इन सारे मेथड से, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरी बात, अगर 2 मॉलिक्यूल है, दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है पर वो मिरर इमेज नहीं है, मतलब वो डाइस्टेरियोमर है। डाइस्टेरियोमर याद होगा मैंने बताया था, 2 मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होता है पर वो मिरर इमेज नहीं है, तो आप उनको मतलब कि फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हो। तो इसमें नीचे लिखो इफ 2 मॉलिक्यूल आर डाइस्टेरियोमर ऑफ ईच अदर, so they have different physical and chemical properties, बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो कई बार सेम भी होती है। अब बल्कि लिख लो सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को काट दो इसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअल में मोस्टली सेम ही होती है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से अलग होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही चलती है उनकी। So they have different, if 2 molecule, if 2 stereoisomer are distereomer of each other, so they have different physical properties, that is they have different boiling point, melting point, solubility, so they can be separated by using fractional distillation or any other separation method. तो आप डाइस्टेरियोमर को तो सेपरेट कर सकते हो, ये बात को ध्यान रखना है, पर आप इनैंसियोमर को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है।
बाकी इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे कभी पढ़ेंगे, मतलब आगे के चैप्टर में, तब हम लोग इसके बारे में और देखेंगे। अभी बस इतना बहुत है। तो इनका याद रखना है कि एनहांसोमेर का फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, और डायस्टेरियोमेर के फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, वो इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाते हैं।